ठीक है, आ गई बात समझ में? ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल दिया होगा। ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल होगा। क्या कहा है इसमें इसने? फैक्टराइज इसको करना है। तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कल बताया था एक जनरली, है ना, जनरल अगर आप ले ले 12, उसने कहा 12 को फैक्टराइज करो, तो 12 को फैक्टराइज आप बहुत तरीके से कर सकते हो, जैसे 2 2 3, है ना, ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। तो जनरल यही करते हैं हम, सबसे छोटे प्राइम नंबर फैक्टर्स लेते हैं और इसी तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, आप करने को ये भी कर सकते हो, फिर आप 12 को फिर तोड़ना पड़ेगा आपको 2 2 3 में, 6 को फिर तोड़ना पड़ेगा 2 into 3 में। ठीक है, तो ये है सबसे बेस्ट तरीका फैक्टराइज करने का। आ गई बात समझ में? पढ़े होंगे आपने एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, है ना। जैसे वो कहता है कि मान लो 36 के फैक्टर्स निकालिए, तो आप कहते हो 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। तो फाइनली क्या हो गया? 36 के फैक्टर्स आ जाते हैं आपके 2 2 3, ठीक है, 3। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से फैक्टर निकलते हैं आपके। ठीक है बेटा, वहाँ मत देखो वहाँ क्या है, वहाँ तुम्हें भेज दूंगा मैं। ठीक है, तुम्हें भी दिखाना है उसमें। वैष्णवी कह रही हाँ मैं ही तो आनी चाहिए, अब मैं नहीं आई तो फिर कैसे होगा? मुझे ही तो आना है यूट्यूब पे। तो अब आपका ये आ गया 12x स्क्वायर माइनस 7x था ना, माइनस 7x प्लस 1। अब कह रहा है इसको फैक्टर करो। देखो, इसको फैक्टर करने का सबसे बेस्ट मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, क्या मेथड है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? वैसे तो फैक्टराइज करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है, बट पहले आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताता हूं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, वो कई बार वो कहता भी है, वो कहता है कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से ही पता चल रहा है स्प्लिट करना है, तोड़ना है। किसको तोड़ना है? मिडिल टर्म को तोड़ना है, बीच वाली टर्म को। बीच वाली टर्म कौन सी है इसमें? ये है टर्म। आप कहोगे अगर ये ऐसे दिया होता तो हमारी तो बीच वाली टर्म ये होती। नहीं, ऐसे नहीं, आपको सीक्वेंस में लगाना होता है कोई भी, किसको? किसी भी पॉलिनोमियल को, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं है, तो ये इसकी फॉर्म में होता है हमेशा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देख लो आप, इसी फॉर्म में है या नहीं है ये? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कह रहा है इसको वो करो स्प्लिट। तो इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म कौन सी है? ये वाली। तो देखो, इसका सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो पूरा चैप्टर खत्म समझो। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बच्चों को यही बहुत बड़ा सिरदर्द बना रहता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है और ये करते कैसे हैं। टीचर तो कर लेता है, हम लोग नहीं कर पाते। टीचर तो हर उसमें कहता है कि ऐसे कर दो, हम सोचते हैं हो जाएगा, फिर नहीं होता, नया क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, इसमें क्या होता है, जो बीच वाली टर्म होती है एक्स वाली टर्म, ध्यान से देखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहले तो इस फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगने का। तो बीच वाली टर्म देख लिया आपने, एक्स वाली टर्म। ठीक है, अब देख लिया कितना है? 7x। याद रखना इसको। पहली वाली टर्म क्या है? 12x स्क्वायर। फिलहाल आप 12 को देखो बस कोफिशिएंट, और इधर देखो 1 को। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12, आ गया 12, मल्टीप्लाई करके 12 आया। अगर यहाँ 13 होता तो 12 इंटू 13 करते, अगर यहाँ 5 होता तो 12 इंटू 5 करते, 60 आता। क्लियर? तो 12 इंटू 1 कर लिया, 12 आ गया। अब 12 के प्राइम फैक्टर करो, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं। जैसे 12 के फैक्टर हो गया 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, हो गए फैक्टर्स। 3 फैक्टर आ गए 2 2 3 12 के। अब इस 2 2 3 को याद रखना है। अब इनको ऐसे तोड़ना है, कैसे? आपको इनको ऐसे तोड़ना है कि ऐड करके देखो इसका साइन क्या है, इसका साइन देखो,
प्लस, और इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस का 12 आया था। तो बेसिकली ये वाला साइन देखा जाता है नॉर्मली, ये साइन। तो प्लस, तो आपको यहाँ पर इस 7 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस करके तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। समझ रहे हो मेरी बात? प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए, ऐसे तोड़ना है इसको, 12 को तोड़ो। ठीक है, देखो ये 7 और 12 प्लस करके 7 आना चाहिए। क्यों का प्लस, माइनस क्यों नहीं का? क्योंकि यहां साइन प्लस का है, उसके अकॉर्डिंग जाते हैं हम। अगर यहां साइन माइनस का होता तो कहते माइनस करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको तोड़ सकते हो कुछ ऐसा करके कि कोई दो नंबर ऐसे करके करें कि उनको जोड़ें और 7 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। बताओ। 4 + 3 4। बिल्कुल। अब कैसे आया इनको याद? इन्होंने तुक्का नहीं, इन्होंने यहां से लगाया। ये देखो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो इन दोनों को इन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया 4, और ये 3 ऐसे ही रहने दिया इन्होंने। तो इन्होंने कह दिया वो दो नंबर है 4 और 3। समझ में आ गई बात? आना इन्हीं से है, बट किसको मल्टीप्लाई करना है किसको, वो आपको खुद देखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, हो सकता है 3 × 2 करना पड़ता आपको 6 और उसके साथ 2 को करना पड़ता। ये हो सकता है कि 2 × 3 करना पड़ता, फिर 2 को अलग करना पड़ता। तो कोई भी दो नंबर बनाने हैं इनसे आपने, तो इन्होंने बना लिए 4 और 3। देखो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। समझ में आ गई बात? बस यही है सवाल। ठीक है, यही है आपका सवाल। हो गया समझो? ठीक है, अब बचा 10% बस करने के लिए। तो 12 पहली जो टर्म होगी x² वाली वो एज इट इज लिखी जाएगी, इसका जो साइन होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था 7 को कैसे तोड़ना है, 4 + 3। तो यहां लिख दो 4 + 3। 7 को 4 + 3 लिख दिया। x बाहर आ रहा है तो x बाहर लिख दो, फिर से वही हो जाएगा 4 + 3 7x, और ये बाहर माइनस रख लिया, वो बाहर ही रख दिया उसको, उसकी तो झंझट ही खत्म कर दी। +1 एज इट इज, ये 12x² एज इट इज लिख देंगे। ये 4 को x से मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी x से, यानी ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x, और 1 एज इट इज आ जाएगा। अब साइन देखेंगे, 4 के आगे क्या है यहाँ प्लस, और बाहर क्या है माइनस, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। 3 का साइन क्या है प्लस, बाहर क्या है माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, अभी भी देख लो आप, -4x और -3x को सम इनका वो करो, सॉल्व करो, यही आएगा, सेम आएगा नहीं आएगा? और इसका साइन तो ऑलरेडी प्लस है तो इसका तो चेंज ही नहीं होगा, नॉर्मल है वो वही रहेगा। अब ये कितनी टर्म हो गई? पहले कितनी टर्म थी 1 2 3, और अब कितनी हो गई है 1 2 3 4। कैसे हो गई है 4? क्योंकि आपने 7 को तोड़ दिया 4 और 3। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब जब 4 टर्म आ गई तो 4 की पेयरिंग होती है 2 2 करके। जैसे आप 4 सहेलियां होती तो 2 को एक पेयर बना देते, 2 से एक पेयर बना देते। अब 3 है तो पेयर नहीं हो पाएगा, है ना? तो ये देखिए पेयर, इनका और इनका पेयर बन जाएगा। अब इनका और इनका पेयर तो बन गया, अब इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम? 12 और 4 में से कॉमन क्या आता है 4। भाई 4 के टेबल में भी 4 आता है, और 12 4th के टेबल मतलब बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि 4 से डिवाइड हो सकता है और 12 भी 4 से डिवाइड हो सकता है। तो दोनों का HCF कितना हो गया 4, चाहे HCF बोलो चाहे कॉमन बोलो। ठीक है, अच्छा यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो कौन कॉमन आएगा? जो कम होता है पावर वो कम कॉमन आ जाती है, जो कम होता है, कम कौन है x की पावर 1, तो 1 कॉमन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहां से देखो, यहां से क्या बचेगा? आपने जब यहां से 4x कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा? एक तो 3 बचेगा, 4 3 जा 12, 4 आपने 12 में से 4 तो बाहर निकाल लिया ना। ये 12 बेसिकली क्या था? ये ऐसे था बेटा, ऐसे था ये। बताओ, इस 12x² को हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? 4 3 जा 12 और x इंटू x² तो हमने इसमें से ये क्या निकाल लिया 4x बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 3x। समझ में आ रही है बात? या दोबारा बताऊं?
ये अंदर 3x हो गया। अब इसमें से हमने ये खुद 4x है और हमने 4x बाहर निकाल लिया, तो अंदर से क्या बचेगा 1, कुछ नहीं यानी 1, ठीक है, और वो भी माइनस का, क्योंकि हमने प्लस का निकाला था बाहर। आप खुद देखो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो यही आएगा बिल्कुल सेम, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो देखो यही आएगा सेम। 4x बन जा 4x, इसका साइन प्लस इसका माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। 4x इंटू 3x 12x स्क्वायर, इसका साइन प्लस इसका साइन प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस। क्लियर हो गई बात। अब ये दोनों बचे, इनमें से क्या कॉमन लूँ, यहाँ 3x है यहाँ 1 है, ऐसा तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता है तो 1 जरूर कॉमन आता है। अब डिपेंड ये करता है कि +1 लेना है या -1 लेना है। सपोज दैट आपने कहा +1 ही लेते हैं, हमारा तो फेवरेट नंबर प्लस होता है ना, माइनस तो हम सोचते ही नहीं है, तो आपने कहा +1 ले लेते हैं कॉमन। फॉर एग्जाम्पल आपने +1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचना चाहिए माइनस का 3x, और यहाँ से तो +1 ले ही चुके हो तो फिर से +1 ही बचेगा, क्योंकि देखो 1 1 जा 1, 1 इंटू -3 -3x। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम, तब सवाल आपका सही हुआ है, वरना अगर ये अपोजिट हो गए तो आपका सवाल गलत है, यानी आप अभी भी कहीं मिस्टेक कर रहे हो। तो यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। आपको लग रहा है ये सेम है, बट सेम नहीं है। कैसे, यहाँ प्लस का 3x है, यहाँ माइनस का 3x है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है। ये तो चेंज हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, है ना। मतलब नंबर तो सेम आ रहे हैं, साइन की कुछ गड़बड़ी हो रखी है। इसका मतलब जो आपने +1 लिया था वो +1 नहीं लेना था, क्या लेना था -1 लेना था। समझ में आ गई बात, यानी माइनस भी कॉमन लेना था उन दोनों में से, तो आ गया माइनस कॉमन लेना था। अब जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते ये प्लस बन जाता और ये माइनस बन जाता। कैसे, इसका साइन अब क्या है प्लस, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 3x 3x आ गया -3x, -1 इंटू -1 +1। समझ में आ गई बात। अब देखो पूरा ब्रैकेट सेम है, पूरा ब्रैकेट सेम है विद साइन, साइन भी सेम है। आ गई बात समझ में। अब क्या करना होता है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है बस आपने। यहां से क्या मिल गया आपको, एक 3x - 1 कॉमन आ गया भाई, इसमें से ये कॉमन आ गया और इसमें से ये कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा, ये 4x मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो एक बचा 4x, और यहां से इसके साथ ये बाहर आ गया था, तो इसके साथ कौन था मल्टीप्लाई में -1 हो गया। ये दो ब्रैकेट आ गए, एक ये इंटू एक ये ब्रैकेट, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा था 0। ठीक है, 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, वैसे तो लेना है। बस हो गया खत्म सवाल, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ये फैक्टर हो गए इसके दोनों, एक ये फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया ना आंसर, एक ये मल्टीप्लाई एक ये। जैसे वहां देखो 12 कैसे था, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखो एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, सब मल्टीप्लाई में है ना आपस में। तो ऐसे ये भी है, एक फैक्टर ये इंटू एक फैक्टर ये। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर हैं इसके, इसका मतलब है ये इससे डिवाइड करोगे अगर तुम इसको तो रिमाइंडर फिर 0 बचने वाला है, और अगर इससे भी करोगे डिवाइड इसको तो फिर से रिमाइंडर 0 बचने वाला है। ठीक है, दो फैक्टर आ गए। आप कहोगे 2 क्यों आए, 3 क्यों नहीं आए, वो 3 इसलिए नहीं आए क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 नहीं थी, 2 ही थी, तो इसीलिए 2 ही फैक्टर आएंगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती तो कितने फैक्टर आते, 3, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो 3 फैक्टर आते। जैसे एक ये आ गया 3x - 1, एक ये आ गया 4x - 1, एक और रहता कुछ ना कुछ भी मल्टीप्लाई में, अगर यहाँ क्यूब रहता तो 12x क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो जितनी हाईएस्ट पावर रहेगी उतने ही फैक्टर होंगे और उतने ही जीरोज होंगे। अगर आपसे किसी ने कह दिया अब जीरोज निकालो, ये तो हो गए फैक्टर, ये तो हो गए फैक्टर, अब जीरोज पूछ लिया किसी ने, तो जीरोज का मतलब होता है x की वैल्यू या y की वैल्यू या z की वैल्यू। तो यहाँ x है तो x की वैल्यू निकालनी है। एक बार इसको 0 से कंपेयर कर दो, 3x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1/3। एक बार इसको 0 से कंपेयर कर दो, इसका मतलब 4x - 1 = 0, यानी x = 1/4। ठीक है, तो 2 ही जीरोज आ गए और 2 ही फैक्टर आ गए। तो फैक्टर और जीरोज में डिफरेंस समझ लीजिए, दीज आर द 2 फैक्टर्स, नॉट द जीरोज, दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर वो कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालो, तो पहले फैक्टर निकालते, फिर उसको क्या करते, भाई देखो ना आप, ये मल्टीप्लाई ये = 0 आना है, इसका मतलब कोई ना कोई एक टर्म तो 0 होगी।
भाई आप खुद सोचो, दो नंबरों का गुणा जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक ना एक संख्या जीरो होनी है ना। अगर एक संख्या जीरो होगी तभी तो आंसर जीरो आएगा। भाई जैसे मैंने आपको कहा 2 रुपये आपको दे दिए, मैंने कहा उस 2 रुपये को मैं किससे गुणा करूं कि आंसर जीरो आए। आप कहोगे 1 से, तो 2 1 जा तो 2 हो जाएगा। मैं कहूँगा 2 से, आप कहोगे 2 2 जा तो 4 हो जाएगा। जीरो कैसे लाए हम, तो उस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीरो से। तो कोई ना कोई एक नंबर जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, यानी ये पूरी वैल्यू जीरो होगी या फिर ये पूरी वैल्यू जीरो होगी। तो अगर ये पूरी वैल्यू जीरो हुई तो आपने से कह दिया कि ये जीरो है, सपोज दैट। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये -1 उधर जाके +1 हो गया, ये मल्टीप्लाई में था 3, इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो एक जीरो आ गया 1/3। और अगर ये नहीं माना आपने जीरो तो इसे मानना पड़ेगा। तो इसे माना तो आपने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ठीक है, तो दीज आर द टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फैक्टर और जीरोज में डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है। ये होता है जीरोज और फैक्टर्स। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये वाला करके दिखाइए, सेकंड वाला। 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसको तोड़ना है आपने, बीच वाले को, x वाले को। ठीक है, और जो x² के साथ कोफिशिएंट है और जो लास्ट में कांस्टेंट है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जो आ जाता है 6, और फिर उसके फैक्टर करते हैं, 2 3 जा 3 1 जा। तो 7 को ऐसे तोड़ना है, 7 को याद रखना, 7 को ऐसे तोड़ना है कि ये क्या साइन है, लास्ट में कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस। तो प्लस करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, प्लस करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। तो कोई दो नंबर ऐसे सोचो और फिर तोड़ो उसको इस तरीके से। ठीक है।